वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हम नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर करेंगे। नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का चैप्टर है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाइन्थ में केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम इस चैप्टर को कंसिडर करते हैं क्योंकि ये बेसिक है। एटम्स के बारे में जानकारी आपको यहाँ से ही मिलती है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, ये सारा जो है कॉन्सेप्ट जो है इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इस चैप्टर की एक और ख़ास बात है, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे लॉज जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड हैं वो भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर में आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें जो आप पढ़ेंगे, ज़्यादातर कंसेप्ट जो आप पढ़ेंगे वो ऐसे साइंटिस्ट से रिलेटेड हैं जो एक्चुअली भारतीय नहीं हैं। मतलब ये कि आप जिन जिन महानुभावों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जिन महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अलग अलग लॉज दिए और अलग अलग चीज़ें आपको समझाने के लिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड कंसेप्ट को समझाने के लिए जो लॉज बताए, जो प्रिंसिपल्स बताए, जो रूल्स बताए, वो ज़्यादातर जो हैं वो फ्रेंच हैं, इंग्लिश हैं, जर्मन हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोग हैं जो बेसिकली इंडियंस नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो भी बुक्स में आप पढ़ रहे हैं कि कुछ रूल्स जो हैं वो फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिए हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट ने दिए हैं, तो नो डाउट वो तो एक सत्य है, वो तो एक सच है ही, लेकिन आधा सच है। बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले हमारे देश में, हमारे देश के कुछ महापुरुषों ने वो कंसेप्ट्स जो थे वो दिए थे। तो उनमें से एक महापुरुष हैं महर्षि कन्नड़। आपने इनका नाम सुना होगा। बहुत ही अपने समय के बहुत ही मशहूर ऋषि रहे हैं, आचार्य रहे हैं। इनको आचार्य कन्नड़ के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य कन्नड़ के बारे में मैं आपको बताता हूं। और ये जो फ्रंट में आप पिक्चर देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था एटॉमिक थ्योरी 2500 ईयर्स एगो, जी हाँ, ये एक सच्चाई है जो एक भारतीय महर्षि ने एटम का कंसेप्ट जो था वो इस दुनिया को बताया। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उनका नाम है महर्षि कन्नड़। उनको आचार्य कन्नड़ भी कहा जाता है और नाम जो है उनका कन्नड़, कन्नड़ का मतलब भी जो है द मास्टर ऑफ स्मॉल थिंग्स। So there are many evidences which suggest that this Indian great man, an Indian sage, a philosopher, he used to live about 6 centuries before Christ. He was the first person who spoke about this primal particle. And this man, this great man is महर्षि कन्नड़ और आचार्य कन्नड़। मैंने आपको बताया इनके नाम का मतलब भी क्या है, द मास्टर ऑफ स्मॉल थिंग्स। कन्नड़ ने एक टर्म, ही टॉस्ड द टर्म परमाणु। आई एम श्योर दोज हु नो अबाउट संस्कृत एंड हिंदी, दे आर फेमिलियर विद दिस वर्ड परमाणु। परमाणु वर्ड जो है अणु वर्ड से निकला है। अणु वर्ड का मतलब होता है स्मॉल और परमाणु का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। एंड दिस term parmanu is nowadays used as atom. For this particular word parmanu, we used to use word atom. Atom शब्द जो है, वर्ड जो है, इंग्लिश वर्ड है और हम ये शब्द जो है संस्कृत के परमाणु वर्ड के लिए यूज करते हैं। और परमाणु का वर्ड का मीनिंग क्या है वो आपको मैं बता दूं, an indestructible particle of matter which is extremely small. तो कन्नड़ जो थे उन्होंने ये टर्म जो था he tossed this term. तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली विकिपीडिया से लिया हुआ एक पोर्शन है। आप देख पा रहे होंगे ये सारा पोर्शन जो है ये मैंने विकिपीडिया से लिया है। तो ये
विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट मैंने लेकर आपको यहाँ पर बताया है। ये एक बहुत पुराने, ही वॉज एन एंशंट इंडियन नेचुरल साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, और ही फाउंडेड द वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो ये बहुत इलेबोरेट करके समझाने वाली बात है, तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2500 साल पहले ये महापुरुष एग्जिस्ट करते थे और इन्होंने उस समय एटम के बारे में बात की। आप देखिए कन्नड़ ने क्या कहा। कन्नड़ ने एक इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में बताया, और उनका आइडिया क्या था वो मैं आपको बता दूं। Atoms could be combined in various ways to produce chemical changes in presence of other factors such as heat, और यहाँ पर मेंशन नहीं है प्रेशर वगैरह वगैरह। उनका कहना था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सट्रीमली स्मॉल हैं, और अगर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आप रखेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में आप रखेंगे, तो वो जुड़ जाएंगे और एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। He gave blackening of earthen pot and ripening of fruit as examples of this phenomena, और इस phenomena को समझाने के लिए उन्होंने ripening of fruit का एग्जाम्पल लिया कि किस तरह से एक फ्रूट जो है वो पेड़ पर लगता है, पहले कच्चा होता है और आहिस्ता आहिस्ता समय बीतने के साथ उसका टेस्ट जो है वो चेंज होता जाता है और वो पक जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, उसका साइज भी चेंज होता है। और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताया कि ये केमिकल प्रोसेसेस के कारण होता है। और एक और एग्जांपल दिया उन्होंने ब्लैकनिंग ऑफ अर्दन पॉट, इसको भी इसी फिनोमेना में समझाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ये वाली एग्जांपल भी यहाँ पर इस्तेमाल की। केवल ये महापुरुष नहीं है जो जिन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में इतनी बातें की, केमिकल रिएक्शंस के बारे में इतनी बातें की। और मैं आपको याद दिला दूँ, ये 2500 साल पुरानी बात है, लगभग 600 साल पहले बिफोर क्राइस्ट। एक और महापुरुष थे, उनका नाम था पागुता कात्यामम। तो मैं आपको बताऊं, इनका ये भी एक इंडियन फिलोसोफर थे, एंड बट ही वेंट अ स्टेप फर्दर एंड प्रपोज्ड अ फ्यू मोर थ्योरीज, अ फ्यू मोर कंसेप्ट्स रिगार्डिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि आपको इनकी कोई तस्वीर जो है वो दिखाई नहीं देगी गूगल पे। अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन ऐसा ही है। और जो नाम का स्पेलिंग भी है वो पाकुदा कात्याम की जगह इट इज़ KACCAYANA। ओके, ये इस नाम से आप सर्च करेंगे तो शायद आपको तब मिलेगा। और इनका कोई जो है पिक्चर जो है वो नहीं है, पिक्चर हो भी नहीं सकती, बहुत पुरानी बात थी। ही survived, he existed during the time of Lord Mahavira। आपने नाम सुना होगा, उनके समय में ये मौजूद थे और ये भी एक आचार्य थे। He was a teacher and he was a great Indian philosopher too। He went a step further and proposed that the particles of matter normally exist in a combined form, and these various combinations give us various kinds of matter। और आपको याद होगा, अगर आपने 7th 8th में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि इन पार्टिकल्स को जिनका जिक्र पाकुदा कर रहे हैं, दे आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। आजकल इनको हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। खैर, इनके बारे में अभी आगे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में, ये तो एक बिगनिंग है। आगे तो ये पूरा एक चैप्टर है जो लगभग 4 या 5 लेक्चर्स से बना हुआ है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आगे चलते हैं, बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। पीछे जो आपने पढ़ा, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि भारतीय फिलोसोफर जो थे, इंडियन फिलोसोफर्स, टीचर्स एंड साइंटिस्ट्स, उनकी फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में उनका क्या योगदान था। ये कुछ महापुरुष थे जिनके बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उनके बारे में हम लोग इतने अच्छे से नहीं जानते। ये कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाता है। खैर, चलते हैं आगे। है टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? अब यहां से आगे आप जब भी पढ़ेंगे तो
अनफॉर्चुनेटली ही हम कहेंगे कि आपको सारे फॉरेन साइंटिस्ट के बारे में ही, फॉरेनर्स के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा, आपको लेवोइजियर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आपको और बहुत सारे इस तरह के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इंडियन साइंटिस्ट के बारे में नहीं बताया जाएगा। जबकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप आगे पढ़ने वाले हैं, आज से हज़ारों साल पहले इंडियंस इसके बारे में जानते थे और उन्होंने बहुत सारा योगदान जो है केमिस्ट्री के फील्ड में और साइंस के इस दूसरे पार्ट फिज़िक्स के फील्ड में और मैथमेटिक्स के फील्ड में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पढ़ने को मिलेगा। खैर चलते हैं आगे। टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बिफोर डाल्टन्स कंसेप्ट ऑफ एटम वाज मेयर फिलोसॉफिकल। डाल्टन से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ऐसा माना जाता है कि फिलोसॉफिकल ही होते हैं। अब आपको एक समझ आ रहा होगा कि क्यों हम जो पुराने साइंटिस्ट के बारे में हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जो 2500 साल पहले 2500 ईयर्स एगो दे एग्जिस्टेड, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें क्यों नहीं है? क्योंकि दीज पीपल वर एक्चुअली फिलोसोफर्स। ये एक्चुअली फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन अक्सर एक्सपेरिमेंटली ये अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन बाद में आने वाले लोग जिनको बहुत सारे संसाधन जो थे अवेलेबल थे, तो वो एक्सपेरिमेंटली इन रूल्स को प्रूव कर पाए, इसीलिए आज हम उनका नाम जानते हैं। तो देखिए, बिफोर डाल्टन्स कंसेप्ट ऑफ एटम वाज मेयर फिलोसॉफिकल, डाल्टन explained about atom on the basis of laws of chemical combination। उन्होंने जो समझाया वो laws of chemical combination के ऊपर बेस्ड था। तो 3 मेजर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है, उसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, इस क्लास में आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं सिर्फ बता देता हूं कि इस तरह का कोई लॉ एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप इसे 11th या 12th में शायद आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जिस तरह से भी आप इसको जानेंगे। और दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक और लॉ जिसके बारे में मैंने आपको बताया जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको एक फ्रेंच केमिस्ट लेवोइजियर जो हैं उनकी आपको ये तस्वीर जो है देखने को मिलेगी। बहुत ही पॉपुलर केमिस्ट रहे हैं अपने समय के, और बहुत योगदान है इनका साइंस में, ऐसा हम मानते हैं। ये एक, मैंने जैसा आपको बताया, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, और थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और व्हाट इज स्टेटेड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कुछ इस तरह से है: मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपल है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, और वो ये है कि जब आप इस लॉ के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम की, और उसके लिए हम कहते हैं कि इन दिस सिस्टम मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्हेन मास इज इनक्लोज्ड इन अ सिस्टम एंड नन इज अलाउड इन और आउट, इट्स क्वांटिटी विल नेवर चेंज। मतलब यह कि आप एक इनक्लोज्ड सिस्टम लेते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसका एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहर से कोई लेना देना ना हो, ठीक है ना, जो सील्ड हो पूरा, जिस पर बाहर क्या हो रहा है उसका कोई इंपैक्ट ना हो।
मतलब ये कि अंदर जो उसके सब्सटेंसेस हैं और जो बाहर उसके सब्सटेंसेस हैं उनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जब भी आप बात करते हैं व्हेन मास इज इनक्लोज्ड इन अ सिस्टम एंड नन इज अलाउड इन और आउट, इसका मतलब है ये सील्ड सिस्टम है, इट्स क्वांटिटी विल नेवर चेंज, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसीलिए हम कहते हैं दैट द मास इज कंजर्व्ड, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो रिएक्टेंट का मास होगा वही मास जो है वो प्रोडक्ट का रहने वाला है, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का वही टोटल मास होगा प्रोडक्ट्स का। ओके, यानी कि कोई भी लॉस जो है मास का रिएक्शन के दौरान नहीं होता। एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स हैं, तो हीट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट्स का मास है वही मास जो है, वही टोटल मास जो है वो प्रोडक्ट्स का है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है देयर इज नो लॉस ऑफ मास of substances during a chemical reaction. Let us take an example. This is a very popular example, calcium oxide. When we say calcium oxide, you must be knowing this, that the molecular mass of calcium oxide is 56 gram. When we say water, it is 18 gram. कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका मास जो है 56 ग्राम होता है। जब आप बोलते हो वाटर, उसका मास जो है 18 ग्राम होता है। अगर आप देखेंगे इस 56 ग्राम और 18 ग्राम को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो वो क्या बनता है? इट इज 74 ग्राम। ओके, 56 ग्राम प्लस 18 ग्राम, इट इज 74 ग्राम। ओके, व्हेन यू से 56 ग्राम, व्हेन वी ऐड 18 ग्राम टू इट, व्हेन 56 ग्राम एंड 18 ग्राम एडेड 74 ग्राम। तो जरा देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं यहां पर। आप देखिए, हम यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है 56 ग्राम। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड है 56 ग्राम। पानी के साथ जब ये रिएक्ट करता है, पानी जो 18 ग्राम है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है। 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 18 ग्राम वाटर, व्हेन यू ऐड इट, इट बिकम्स 74 ग्राम। अब देखिए, इन दो रिएक्टेंट्स के कारण जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसका मॉलिक्यूलर मास भी जो है वो 74 ग्राम ही है। यानी कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 18 ग्राम वाटर, दे रिएक्ट टुगेदर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद मास 74 ग्राम। यानी कि 56 ग्राम का एक सब्सटेंस 18 ग्राम के दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है 74 ग्राम के तीसरे सब्सटेंस की फॉर्मेशन के लिए। तो 56 प्लस 18 is 74, and the mass of the product is again 74. That means mass of reactants is equal to mass of products, and I'm sure you people have understood that here the total mass of reactants is equal to the total mass of product, which proves that the law of conservation of mass definitely exists. Okay, let us एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आप देखिए, एक स्ट्रक्चर यहां पर मीथेन का बना हुआ है। 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन, इट रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, मैं 64 ग्राम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस की बात करते हो तो वो आपको पता है वो, ठीक है, तो आप 2 into 32 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है? इट इज 64। तो 16 plus 64, what is it? This is definitely going to be 80 gram, है ना? तो मीथेन, 16 gram methane burns with 64 gram oxygen gas to give 44 gram carbon dioxide and 36 gram water. So what is this? This is 44 and this is 36. 44 plus 36. What is 44 plus 36? I'm sure you people will agree that it is 80 grams. So the mass of reactants 80 gram, the mass of products 80 gram. This proves law of conservation of mass. अब इसी चीज़ को आप एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मैं आपको जो ये एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट।
ठीक है जी। तो क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको बोला जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करता है किससे, एथेनोइक एसिड के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करता है, सोडियम एथेनोएट की फॉर्मेशन करता है। तो देख लीजिए, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है एथेनोइक एसिड, और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ये सोडियम एथेनोएट की फॉर्मेशन कर रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और साथ में वाटर। तो अब आपको यहां पर प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो लॉ था, जो आपने अभी अभी पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो अप्लाई यहां पर होता है। मैं फिर से आपको बता दूं, यहां पर आप क्या करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू टेक सोडियम कार्बोनेट, एथेनोइक एसिड, दोनों रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सोडियम एथेनोएट की, और साथ में यहां पर देखिए वाटर की फॉर्मेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। अब आपने प्रूव करना है कि ये जो मास है इनका, रिएक्टेंट्स का, ये किसके बराबर है, ये है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर। तो देखिए बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक छोटी सी बात से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट का मास जो है वो होता है 5.3 ग्राम, ओके, और एथेनोइक एसिड जो है वो होता है 6 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आप समझ सकते हैं 11.3 ग्राम जो है वो बनेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप ले लेते हैं, हम किसकी बात करते हैं, सोडियम एथेनोएट की बात करते हैं, 8.2 ग्राम इसका मास होता है, प्लस वाटर की जब आप बात करते हैं तो 2.2 ग्राम इसका मास होता है। जब आप बात करते हैं सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात की हमने, 2.2 ग्राम होता है। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का मास जो है वो होता है, इट इज़ 0.9 ग्राम, ठीक है जी। अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे तो आप देखेंगे ये भी जो है 11.3 ग्राम ही बनता है। तो मैं आपको बता दूं, एथेनोइक एसिड जो है वो है 6 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, और इनको ऐड करेंगे 11.3 ग्राम होगा। और ऐसे ही अगर आप इनके केस को स्टडी करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। देखिए, आप में से कुछ के पास ये प्रश्न होगा कि सर कैसे पता लगा कि एथेनोइक एसिड जो है वो 6 ग्राम है इसका, और सोडियम कार्बोनेट का 5.3 ग्राम। तो आगे आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालना सीखना है। जब आप वो सीखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इतने लंबे चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल के साथ बात समझाता हूँ। आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझिएगा तो आपको थोड़ा जल्दी ये बात जो है वो समझ आ जाएगी। अगर आप सपोज करें ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना हो तो मास देखते हैं कार्बन का, और ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और जो आपके पास आंसर आता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बारे में हमें आगे अभी पढ़ना है, ठीक है। तो खैर, मुझे यहाँ पर पता था कि सोडियम कार्बोनेट का मास क्या है और इसका एथेनोइक एसिड का मास क्या है, इसका क्या मास है, वाटर का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है। तो मैंने सब पुट करके आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके मैंने प्रूव कर दिया कि ऐसा होता है। तो ये तो जो आपने पढ़ा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बारे में था। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एक फ्रेंच केमिस्ट हैं जोसेफ लुई प्राउस्ट, उन्होंने ये कंसेप्ट जो है बताया है, ये एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए इस लॉ को हम प्राउस्ट लॉ भी इस नाम से भी जानते हैं। तो मैं रिपीट कर दूं आपके लिए, इसमें ये क्या कहा गया है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड आप लेते हैं, आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यानी कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर चले जाते हैं तो वाटर जो है वो H2O है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है H2O2 है। आप देखिए वाटर जो है, नेचर देख लीजिए, वाटर जो है एक लाइफ सेविंग सब्सटेंस है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है जी। तो है क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है
ये 2 हाइड्रोजन हैं और ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से किया ना। तो नंबर ऑफ एटम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है 2:1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है 2:2 है, जिसको आप 1:1 भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स चेंज होने के कारण देखिए नेचर में चेंज आ गया। मैंने कहा ये लाइफ सेविंग है, और ये जो है ये क्या है, ये पॉइजनस सब्सटेंस है। अब जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है 2:2 या 1:1 है। ठीक है, तो क्या इसके साथ और भी कुछ चेंजेस आती हैं? तो आप समझिएगा, यहाँ पर चेंजेस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 जब लेते हैं तो बेसिकली इसका मास डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:2 लेते हैं तो यहाँ पर भी इसका मास जो है डिफरेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी केमिकल कंपाउंड में देखते हैं कि हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये वाटर है। यहाँ पर आपको ये भी देखना होता है कि हाइड्रोजन जो है वो कितना है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। खैर, इसको मैं अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं, लेकिन अभी आप देखिए, यहां से आपको क्या पता लगता है। एनी प्योर सैंपल ऑफ अ कंपाउंड, नो मैटर द सोर्स, विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द रेशो बाय मास। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, किसी भी सोर्स से जल लेंगे, जल मतलब वाटर लेंगे, तो वो हमेशा H2O ही होगा। ठीक है जी, वो H2O2 नहीं बन जाएगा। ओके, ये हमेशा H2O ही रहने वाला है। आई एम श्योर कि आपको बात समझ आई होगी। मैंने आपको बताया जोसेफ लुई प्राउस ने ये लॉ दिया था, इसलिए उनके नाम पर इसको प्राउस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनमें से देखिए, मैं ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूं। जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं, जैसे इस केस में आप देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 की रेशो में मौजूद है। ठीक है जी। जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशो में देखते हैं, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, तो इसकी नेचर डिफरेंट है। और जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं, NO, जहाँ पर नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इट इज़ 1:2। ओके, जब आप बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड में ये रेशो जो है ये 2:1 है। और जब आप बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, यहाँ पर रेशो जो है 1:1 है। और यही रीज़न है कि इन सब के मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफरेंट है, और यही रीज़न है कि इन सब का नेचर भी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की, जिनमें कॉम्बिनेशन जो है सेम एटम का हुआ है, लेकिन बट बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन डिफरेंट रेशियोज बाय मास, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये तीनों अलग अलग तरह के कंपाउंड है। ये अलग तरह का कंपाउंड है, ये अलग तरह का कंपाउंड है, ये अलग तरह का कंपाउंड है। ठीक है, ये आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जाम्पल दी। आप देखिए, और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद होगा, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड भी याद होगा, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन रेशो डिफरेंट है। नंबर कार्बन 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 1:2 की रेशो है। यहाँ पर 1:1 की रेशो है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो 1:1 है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो जो है 1:2 है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी के कारण मास में जो है वो चेंज आ रहा है, जिसके कारण ये बिल्कुल अलग तरह के कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझाया गया है। आप ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको बड़े अच्छे से
कुछ चीज़ें जो है समझ आएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिख कर बताया हुआ है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास जो है 7:16 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास नाइट्रस ऑक्साइड में 28:16 या 7:4 है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशो जो होता है यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड में ये 7:8 है। ठीक है जी। तो इसके कारण इनकी नेचर में बहुत ज़्यादा बल्कि बिल्कुल ही डिफरेंट नेचर जो है वो हो जाती है। तो अब देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन 2 हैं और एक ऑक्सीजन है। तो मैंने आपको बताया है, आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और एटमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है। अब आगे है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटमिक मास जो है वो आपको पता होगा, ये 15.99 होता है, तो हम उसको 16 ही लेते हैं। ठीक है जी। तो ये 2 हैं, ये रेशो हम निकाल रहे थे। 2 हाइड्रोजन है तो ये 2:16 होगा। 2:16 का मतलब हो गया कि ये 1:8 जो है हो गया। ये यहाँ पर यही लिखा गया है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, वाटर का केस आप स्टडी कर रहे हैं। वाटर में 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो 1 ऑक्सीजन है, 1:16 होगा, तो ये हो गया 2:16। 2:16 होता है 1:8। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन इन द फॉर्म इन द रेशो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। अब कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, ठीक है ना, फॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, आपको क्या चाहिए, यू नीड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो देखिए, फिर से मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यही लिखा है ना, अगर 1 ग्राम आप लेते हैं हाइड्रोजन तो 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन अभी आपको बोला गया 3 ग्राम के लिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए आपको 3 इंटू 8 ग्राम, दैट इज 24 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। सिंपल था। ठीक है जी। तो मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस की बात करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है जी। जब आप 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, उसके लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस की बात करनी पड़ती है। लेकिन जब आप बात करते हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस की, तो उसमें आपके लिए क्या होगा, 3 है, यूनिटरी मेथड है, सिंपल, 3 इंटू 8, 24 ग्राम। ठीक है जी। आई एम श्योर कि आज जो आपने ये लेक्चर लिया, ये आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सारे बिल्कुल नए टॉपिक्स आपने पढ़े हैं आज। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें बिल्कुल नए टॉपिक्स आपने पढ़े, नई चीज़ें आपने पढ़ी। मैंने कोशिश की भारतीयों का योगदान जो है इस कंसेप्ट में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या योगदान है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा योगदान है, पूरा तो बता नहीं सकते, समय कम होता है, तो लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की। और इसके अलावा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और थैंक यू। गुड डे।